लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष में बाल्यावस्था और उसका विकास, जिसमें हम लोग का टॉपिक है विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक के अंतर्गत हम लोग प्रतिभाशाली बालक और पिछड़े बालक के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है समस्या बालक। समस्या बालक किसे कहते हैं? ऐसे बालकों को समस्या बालक कहते हैं जिनका व्यवहार एवं समायोजन सामान्य बालकों के व्यवहार एवं समायोजन से काफी भिन्न होता है। मतलब ऐसे बालक जो समायोजन में सामान्य बालकों से काफी भिन्न होते हैं, वह समस्या बालक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे बालक जिनसे शिक्षक, अभिभावक एवं परिवार के सदस्य तथा उनके शुभचिंतक सदैव परेशान रहते हैं, वह समस्या बालक कहलाते हैं। क्योंकि जो समस्या बालक होते हैं वह सदैव कोई न कोई ऐसी समस्या उत्पन्न किए रहते हैं जिसकी वजह से उनके माता पिता, शिक्षक और घर के सदस्य, साथ ही उनके जो शुभचिंतक होते हैं, सदैव उनको लेकर परेशान रहते हैं। वह उन्हें उस समस्या में डालते रहते हैं। वैलेंटाइन के अनुसार समस्या बालकों को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। इनकी परिभाषा है, समस्या बालक वे बालक हैं जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व गंभीर रूप से असाधारण होता है। मतलब ये सामान्य बालक से काफी असाधारण होते हैं। समस्या बालकों के बारे में बात करें तो समस्या बालक वह बालक हैं जो सदैव किसी न किसी समस्या को उत्पन्न करते रहते हैं, जैसे स्कूल से भाग जाना, चोरी करना, झूठ बोलना, विभिन्न प्रकार से विभिन्न कक्षा में अनुशासन भंग करना, छात्र अपने सहपाठियों से लड़ाई करना, ये सब जो है समस्या बालकों के कार्य हैं। अब हम देखेंगे समस्या व्यवहार के कारण, समस्यात्मक व्यवहार उत्पन्न होते हैं समस्या बालकों में, उसे कारण क्या है? तो पहला है घरेलू वातावरण। जिन बालकों का घरेलू वातावरण अच्छा नहीं होता है, अर्थात माता पिता आदि में सदैव झगड़ा होता रहता है, कलह बना रहता है, भाइयों बहनों में लड़ाई होती रहती है, या उनके जो माता पिता हैं वह विभिन्न प्रकार से बुरी संगति में हैं, जैसे मान लीजिए वह शराब पीते हैं या किसी न प्रकार से रोज कलह करते हैं, तो उनका घरेलू वातावरण अच्छा नहीं होता है और ऐसे वातावरण में रहने वाला बालक समस्या बालक बन जाते हैं, क्योंकि उनकी कोई देखभाल नहीं की जाती, उनकी कोई केयर नहीं की जाती। इसके बाद है अनुशासन का अनुचित होना। समस्यात्मक व्यवहार का कारण अनुशासन का अनुचित होना भी है, क्योंकि यदि सही से उन पर अनुशासन लागू नहीं किया जाता है तो वह समस्या उत्पन्न करते हैं या समस्यात्मक व्यवहार उत्पन्न कर देते हैं। जैसे यदि उन पर अत्यधिक कठोर अनुशासन है तो उनकी इच्छाएं दमित होती हैं, वह डरते हैं और उसके लिए कुछ बहाने बनाते हैं या स्कूल से भागने का प्रयास करते हैं। दूसरा, यदि छात्रों पर बहुत कम अनुशासन कर दिया जाए, बहुत लाड प्यार कर दिया जाए, तब भी वह बिगड़ जाते हैं और अत्यधिक प्रेम और लाड प्यार में वह उचित कार्यों को भी अनुचित तरीके से करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद है स्कूली वातावरण। विद्यालय का वातावरण छात्र के व्यवहार में अहम भूमिका निभाता है। यदि विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं है, वहाँ का वातावरण दोषपूर्ण है, तो छात्र को विद्यालय से विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और वह उनसे अपना जी चुराने लगता है। ऐसे में वह विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। इसलिए विद्यालय का वातावरण सदैव अच्छा होना चाहिए। विद्यालय में ही छात्र को नैतिक शिक्षा प्राप्त होती है, विद्यालय में ही उसे अच्छे संस्कार सीखने को मिलते हैं। इसलिए स्कूल का वातावरण अच्छा होना चाहिए। स्कूल का अच्छा वातावरण न होने पर वह समस्या बालक बन जाता है। इसके बाद है मनोरंजन का प्रभाव। मनोरंजन का भी प्रभाव बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यदि मनोरंजन में बालक ज्यादातर आपराधिक मूवी या विभिन्न प्रकार के ऐसे मनोरंजन प्राप्त करता है जिनकी वजह से उसे आपराधिक प्रवृत्ति होती है, तो वह समस्या बालक बन जाता है।
और विभिन्न प्रकार के नाटक और चलचित्र तथा विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों के द्वारा वह ऐसे व्यवहार सीखता है जो समाज के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इस प्रकार से मनोरंजन की वजह से वह समस्यात्मक बालक बन जाता है। इसके बाद है दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। आज के समय में दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति भी समस्यात्मक बालक या समस्या बालक के लिए उत्तरदायी है। शिक्षा पद्धति सही न होने के कारण बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता और उन्हें सही गाइडेंस न मिलने के कारण वह समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। इसके बाद है अनुपयुक्त पाठ्यक्रम। आज जो हमारा पाठ्यक्रम है विद्यालय में संचालित है, ज्यादातर वह पाठ्यक्रम सैद्धांतिक है। व्यवहारिक पाठ्यक्रम न होने के कारण वह छात्रों को संतुष्ट नहीं कर पाता और इससे वह समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। इसके बाद है परीक्षा पद्धति का दूषित होना। हमारी जो परीक्षा पद्धति वह दूषित है। परीक्षा का मेन उद्देश्य है केवल छात्र के व्यवहारों का मापन करना, उसकी योग्यता का मापन करना। मापन एक निश्चित क्षेत्र का हो जाता है जिसकी वजह से छात्र कई बार जो है असफल होता है, जिससे उसके जीवन में निराशा उत्पन्न होती है और वह समस्या बालक बन जाता है। इसके बाद संगति। छात्र जिस परिवार में, जिस पड़ोस में रहता है, उसके जो मित्रगण होते हैं उनसे ही वह मद्यपान और साथ ही विभिन्न प्रकार के व्यसन उनके साथ ही सीखता है। संगति का असर उस पर बहुत पड़ता है, इससे वह समस्यात्मक बालक बन जाता है। उसके बाद दूषित परिवेश। बालक के पास पड़ोस का जो परिवेश है यदि वह दूषित है, अर्थात उसके घर के बगल में आसपास में यदि मदिरालय है या वैश्यालय है या किसी प्रकार का ऐसे व्यक्ति का निवास स्थान है जो चोर है या किसी प्रकार का आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो उसका भी प्रभाव बालक पर पड़ता है और उससे बालक समस्यात्मक बालक बन जाता है। इसके बाद है सामाजिक आर्थिक स्तर। सामाजिक आर्थिक स्तर भी समस्यात्मक बालक बनाने के लिए उत्तरदायी है। सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण भी बालक अपने कार्य से संतुष्ट नहीं होता है और वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के अपराधों में सम्मिलित हो जाता है और समस्या उत्पन्न करता है। अब हम देखेंगे समस्यात्मक बालकों की शिक्षा। समस्यात्मक बालक हमारे समाज का अंग है और उनके सुधार के लिए शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम उनको एक उचित रास्ते पर ला सकते हैं और उनके उचित विकास का प्रबंध कर सकते हैं। तो हम शिक्षा के माध्यम से क्या कर सकते हैं और शिक्षा किस प्रकार से उनके समस्यात्मक व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य करेगी, वो हम बिंदुवार देखेंगे। तो पहला है, घर में ऐसे बालकों के साथ प्रेम, सहानुभूति व निष्पक्षता का व्यवहार किया जाना चाहिए। समस्यात्मक बालकों के साथ प्रेम और सहानुभूति तथा निष्पक्षता के साथ व्यवहार किया जाए जिससे उन्हें घर में अच्छा वातावरण मिले और वह समस्यात्मक बालक बनने से बचे। इसके बाद है उनके साथी, पास पड़ोस व मित्र शत्रु पर ध्यान दिया जाए। वह किनसे मिलते हैं, पास पड़ोस में कहाँ जाते हैं, उनके मित्र कौन है, शत्रु कौन है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए ताकि उसकी समस्याओं का समाधान हो सके। इसके बाद धर्म व नैतिक शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए। समस्यात्मक बालकों के लिए धर्म और नैतिक शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए जिससे उनको उचित और अनुचित का ज्ञान हो सके। इसके बाद है एक उचित सीमा तक मनोरंजन, आमोद प्रमोद के लिए पैसा दिया जाना चाहिए। समस्यात्मक बालकों को एक निश्चित स्तर तक मनोरंजन और आमोद प्रमोद के लिए पैसा देना चाहिए। यदि उनको हम मनोरंजन या आमोद प्रमोद के लिए थोड़ा भी पैसा नहीं देंगे तो वह उसकी पूर्ति के लिए चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे और इस प्रकार से समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। इसके बाद है अभिभावक और अध्यापक का परस्पर मिलन होना। अभिभावक और जो अध्यापक हैं वह समय समय पर मीटिंग करें, बैठक करें और उसमें जो है छात्र की प्रगति के बारे में और आने वाली समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करें ताकि बालक के लिए एक अच्छी व्यवस्था की जा सके, उन्हें सही निर्देशन परामर्श मिल सके। इसके बाद निर्देशन और परामर्श की व्यवस्था। समस्यात्मक बालकों के लिए निर्देशन और परामर्श की व्यवस्था की जाए जिससे उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाए और उन्हें सही रास्ते पर लाया जा सके। इसके बाद सामाजिक कार्यों में प्रतिभाग। समस्यात्मक बालकों को सामाजिक कार्यों में प्रतिभाग करने का मौका दिया जाए। यदि समाज में उनको विभिन्न कार्यों में संलग्न किया जाएगा तो उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा और वह
समस्यात्मक बालक बनने से बचेंगे। इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा। बालक की रुचियां, योग्यताएं, क्षमताएं विभिन्न प्रकार से एक दूसरे से अलग होती हैं और ऐसे में समस्यात्मक बालक या समस्या उत्पन्न होती है, जिसके कारण से यदि उनको व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा दी जाए तो उनका उचित विकास होगा और वह समस्यात्मक बालक बनने से बचेंगे। इसके बाद है विद्यालय का वातावरण व शिक्षक का व्यवहार प्रभावशाली होना चाहिए। जिस भी विद्यालय में ऐसे बालक अध्ययन कर रहे हैं वहां का वातावरण प्रभावशाली होना चाहिए, सारे शिक्षक का व्यवहार प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे उनके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके। तो ये था समस्यात्मक बालक। अब हम लोग पढ़ेंगे मंद बुद्धि बालक। मंद बुद्धि बालक किसे कहते हैं? मंद बुद्धि बालक ऐसे बालक जो बौद्धिक रूप से अन्य बालकों से, बौद्धिक और मानसिक रूप से अन्य बालकों से कम होते हैं, अर्थात ऐसे बालक जिनकी IQ लेवल कम होती है सामान्य की अपेक्षा, वह मंद बुद्धि बालक होते हैं। प्रायः ऐसे बालक अपना ही कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं। यदि मनोविज्ञान में मंद बुद्धि बालक के बारे में कहा जाए तो न सिर्फ निम्न स्तर वाले बल्कि अपना समाज के साथ समायोजन न कर पाने वाले बालक भी मंद बुद्धि बालक होते हैं। कई मनोवैज्ञानिकों ने इनके बारे में बताया है कि इनकी बुद्धि लब्धि लगभग 70 से कम होती है। जड़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि आदि के बालक मंद बुद्धि बालक के अंतर्गत ही आते हैं। यह बालक ज्यादातर दूसरों पर निर्भर होते हैं क्योंकि यह एडजस्टमेंट या समायोजन नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग देखेंगे मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं। पहला है ऐसे बालक काफी धीमी गति से सीखते हैं। यह सामान्य की अपेक्षा काफी धीमी गति से सीखते हैं। दूसरी चीज, इनकी स्मरण शक्ति क्षीण होती है। जो मंद बुद्धि बालक होते हैं वह जो भी व्यवहार सीखते हैं, जो कुछ भी शिक्षण सामग्री सीखते हैं, उसको स्मरण करने की शक्ति इनकी बहुत क्षीण होती है। यह प्रायः याद की गई वस्तु को फिर से स्मरण नहीं कर पाते हैं। इसके बाद है इन्हें सिर्फ स्वयं की चिंता होती है, किसी और की नहीं। यह केवल अपने बारे में सोचते हैं, इनको अपने बारे में चिंता होती, किसी और की नहीं। यदि परिवार में कई सदस्य हैं तो सबसे पहले ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहेंगे, दूसरों के बारे में यह नहीं सोचते हैं। इसके बाद है सृजनशीलता व मौलिकता का अभाव होता है। मंद बुद्धि बालकों में सृजनशीलता व मौलिकता का अभाव होता है। इनमें सृजनशीलता और मौलिकता नहीं पाई जाती है। इसके बाद इनकी रुचियां सीमित होती हैं। इनकी रुचियां सीमित होती हैं कि ये एक निश्चित क्षेत्र में ही अपनी रुचि व्यक्त करते हैं। इसके बाद है इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। प्रायः इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। या कोई भी कार्य करने से पहले ही निराश हो जाते हैं या कोई भी कार्य करने से पहले ही हार मान लेते हैं। इसके बाद इनमें संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। ये संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। प्रायः देखने को मिलता है कि यह किसी भी संवेग के हावी होने पर उस संवेग से बाहर निकलने में कठिनाई महसूस करते हैं। अर्थात यदि बालक मतलब मंद बुद्धि बालक यदि रो रहा है तो वो काफी लंबे समय तक रोते रहते हैं, खुश हैं तो बहुत काफी लंबे समय तक खुश रहते हैं। संवेगात्मक अस्थिरता होती, कहाँ पर किस संवेग का प्रदर्शन होना है ये इनके नियंत्रण में नहीं होता है। समाज के विपरीत व्यवहार करते हैं। इसके बाद है असफलता के कारण निराशा अधिक होती है। मंद बुद्धि बालक प्रायः असफल हो जाते हैं जिसके कारण इनमें निराशा अधिक होती है। इसके बाद है समायोजन में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ये समायोजन में कठिनाई का अनुभव करते हैं। नई जगहों पर ये काफी निराशा अनुभव करते हैं और किसी अन्य या असामान्य व्यवहार करने में कठिनाई होती है। इसके बाद है मंद बुद्धि बालकों के सिर माथे की संरचना, आंखों की बनावट सामान्य से भिन्न होती है। मंद बुद्धि बालकों की पहचान के लिए यदि उन्हें देखा जाए तो उनके सिर और माथे की संरचना, आंखों की बनावट दूसरों से अलग होती, सामान्य बालकों से भिन्न होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मंद बुद्धि बालकों के कारण, मंद बुद्धि होने के कारण क्या है। इसके बाद इनकी शिक्षा व्यवस्था क्या है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।